हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, जो हमारी टारगेट बैच की सीरीज चली हुई है, इसमें आज हम चंद्रवंश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चंद्रवंश की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने चंद्रवंश की शुरुआत कर दी थी। तो इसके अलावा देखो, साथ ही आप लोगों को आज रात्रि से, ठीक है, जो उत्तराखंड जिला सीरीज है वो आप लोगों को उसमें रुद्रप्रयाग जनपद के संबंध में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिला सीरीज आज रात्रि से शुरू हो जाएगी। रात्रि 9 बजे उसका क्लास आप लोगों को उपलब्ध रहेगा। साथ ही कल पुनः ये क्लास और जिला सीरीज रात्रि 9 बजे रोजाना इसी शेड्यूल के साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, कल हमने देखा था त्रिलोक चंद तक का, तो आज है हमारा शासक अभय चंद। ठीक है, चंद्रवंश से देखेंगे, चंद्रवंश। ठीक है, अभय चंद, अभय चंद। अभय चंद एक ऐसा शासक है जिसके हमें लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला शासक, चंद्रवंशी सबसे पहला शासक है जिसके अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इससे पहले के जो भी शासक है उनके किसी के भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहला चंद्रवंशी शासक कौन है जिसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अभय चंद। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा 1360 में इसका, 1360 में मानेश्वर। ठीक है, मानेश्वर चंपावत में मानेश्वर नौला अभिलेख प्राप्त। ठीक है, 1360 का मानेश्वर नौला अभिलेख प्राप्त हुआ है अभय चंद का, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला चंद्रवंशी शासक है जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात आता देखो गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, वैसे नाम इसका ज्ञानचंद है। 29वां शासक था। ठीक है, 29वां शासक था कौन? गरुड़, गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां शासक था जिसका शासनकाल है 1365 से रहा था ये 1420 तक का। ठीक है, 1365 से 1420 तक का। तो इस प्रकार ऐसा चंद्रवंशी शासक है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, ऐसा चंद्रवंशी शासक है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो यानी कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद्रवंशी शासक कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, आप लोग इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो, पहला चंद्रवंशी शासक, पहला चंद्रवंशी शासक, पहला चंद्रवंशी शासक पहला चंद्रवंशी शासक है जो दिल्ली के दरबार में गया था। और किसके दरबार में गया था? फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, किसके दरबार में गया था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था तब? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, यानी कि तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में ज्ञानचंद दिल्ली गया था। ठीक है, ज्ञानचंद इसके समय में दिल्ली गया था। उसी दौरान जो फिरोज शाह तुगलक था वो दरबार में न होकर शिकार पर गया था। तो ज्ञानचंद उससे मिलने कहा, उसके जहां वो शिकार करने के लिए गया था वहीं ज्ञानचंद उससे मिलने चला गया। और इसने एक ही तीर से जो गरुड़ है उसका शिकार कर दिया। तो इसलिए उसको इसने, जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, तो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी इनको? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, गरुड़ की उपाधि दी। गरुड़ की उपाधि दी किसको दी थी? ज्ञानचंद को। ये जो गरुड़ यहां पर हमने लिखा है गरुड़, ये गरुड़ इसकी उपाधि थी। ठीक है, और किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही देखो, इसके अलावा जो प्रदान किया था तराई भाबर का इलाका, तराई भाबर। ठीक है, तराई भाबर का इलाका भी, का क्षेत्र ज्ञानचंद को दिया। ठीक है, जो उधम सिंह नगर वाला एरिया, यानी कि जो कुमाऊं का तराई क्षेत्र है, वो ज्ञानचंद को किसने दे दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसका राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़। ठीक है, गरुड़ था। विष्णु का ये उपासक था, विष्णु का उपासक। जो गरुड़ ज्ञानचंद था विष्णु का उपासक था। ठीक है, हमने देखा था सोमचंद किसके उपासक थे? शिव के। ज्ञानचंद किसके हैं? विष्णु के। ठीक है, जो तराई भाबर था इस काल में कटेहरियों के आधिपत्य में था। ठीक है, कटेहरियों से लेकर फिरोज शाह तुगलक ने कटेहरियों से लेकर जो ज्ञानचंद है उसको तराई भाबर का क्षेत्र सौंपा था। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कटेहरियों के आधिपत्य से तराई भाबर को लेकर, ठीक है, किसको सौंप दिया? ज्ञानचंद को सौंप दिया। ज्ञानचंद गरुड़ इसका राज्य चिन्ह था। साथ ही
इसको, ये विष्णु का उपासक था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका एक सेनापति था नीलू कठायत। सेनापति कौन था इसका? नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत जो कि षड्यंत्र का शिकार हो गया था। पहले ज्ञानचंद ने षड्यंत्र करके इसके दोनों बच्चे, जो नीलू कठायत था, इसके दोनों बच्चे अंधे बनवा दिए, और बाद में जब राजा को सच्चाई पता चली तो उसने नीलू कठायत को अपने पास बुलाया। हालांकि उससे पहले नीलू कठायत और जिसके साथ षड्यंत्र के साथ नीलू कठायत को इस स्थिति में पहुंचाया था राजा ने, तो दोनों को परास्त कर दिया था नीलू कठायत ने। लेकिन बाद में राजा ने इसको बुलाया, और कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि उसने अपने अपमान का बदला लेना है। ठीक है, कि उसने राजा को परास्त किया, अपनी खोई हुई उसने इज्जत प्राप्त करनी थी, इसलिए पहले नीलू कठायत को पास बुलाया, उसको पुनः सेनापति बनाया, और फिर उसको धोखे से रात्रि में मार दिया। ठीक है, साथ ही इसके दोनों बच्चों को भी अंधा बनवा दिया था। तो गरुड़ ज्ञानचंद की ये जो घटना है, ये काफी निंदनीय उस टाइम पर रही थी। ठीक है, लेकिन इसने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत दी थी। ठीक है, कुमैया खिल्लत विशेष तरह की एक पोशाक थी उस काल में। कुमैया खिल्लत किसको प्रदान की थी? नीलू कठायत को। तो पहले प्रश्न बना हुआ है, नीलू कठायत किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है, नीलू कठायत किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद का। तो आपने जो ये मैं सेनापति आपको लिखा रहा हूं, कुछ कुछ खास खास, वो सारे आपने याद रखने। ठीक है, नीलू कठायत है, आगे अभी कुछ एक सेनापति और आएंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सोमचंद का सेनापति देखा था। तो ये सेनापति आपने ध्यान रखने, कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो देखो 29वां शासक कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद, जो कि 1365 से 1420 ईस्वी तक इसने शासन किया था। चंद्रवंशी शासक जिसने सबसे लंबे शासन समय तक शासन किया, और पहला चंद्रवंशी शासक जो दिल्ली सल्तनत में गया था। और किसके दरबार में गया था? जो तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक, उसके दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे गरुड़ की उपाधि दी थी, और साथ ही जो कटेहरियों के आधिपत्य में था तराई क्षेत्र, उनसे लेकर वापस किसको दिया था? गरुड़ ज्ञानचंद को दिया था। ठीक है, और उसके अलावा जो ज्ञानचंद है विष्णु का उपासक था, साथ ही इसका राजकीय चिन्ह था गरुड़ था। ठीक है, और इसका एक सेनापति था नीलू कठायत, जिसे कुमैया खिल्लत प्रदान की गई थी। ये सारे फैक्ट आपने इसमें ध्यान रखने हैं। इसके पश्चात जो बना 31वां शासक बना। ठीक है, 31वां शासक कौन था? उद्यान चंद। उद्यान चंद। ठीक है, आपने इसी क्रम में देखो 30वां उतना महत्वपूर्ण है, 31वां जो कि 1420 से 1421 तक शासक रहा था, यानी कि मात्र 1 साल शासक रहा। इसे दुख इस बात का था कि इसके पिता ने क्या किए? बहुत सारे पाप किए, जैसे नीलू कठायत को मरवा दिया, उसके बेटों को अंधा बना दिया। ठीक है, ये सब पाप की श्रेणी में रखा, और इसे लगा कि इसने पश्चाताप करना चाहिए। तो इसने उसी पश्चाताप में कुमाऊं में कई सारे मंदिर बनाए, कई सारे नौले बनवाए। किसने बनाए थे? उद्यान चंद ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसने कई स्थानों पर मंदिर और नौले बनवाए थे। इसके अलावा इसने देखो चंपावत बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। मैं बालेश्वर मंदिर का निर्माण ठीक है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, और साथ ही जो एक तबके की प्रजाति, एक तबके की जो आबादी थी, उसको चुंगी माफ कर दी, यानी कि जो मालगुजारी थी। ठीक है, यानी कि मालगुजारी यानी कि कर क्या कर दिया? माफ कर दिया। ठीक है, तो इसके काल की यही विशेषता कि इसने बहुत सारे नौले और मंदिर बनवाए थे, यानी कि प्रजा के हित में इसने कार्य किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो गरुड़ ज्ञानचंद है, उसने जो नीलू कठायत था उसको धोखे से मारा था, साथ ही उसके दोनों पुत्रों को अंधा बनवा दिया था। ठीक है, षड्यंत्र करके नीलू कठायत को भी मार दिया था। तो उसी का पश्चाताप करने के लिए उद्यान चंद, जो कि 1420 में शासक बना और केवल 1 वर्ष रहा, इसने कुमाऊं में जगह जगह नौले बनवाए, मंदिर बनाए, साथ ही जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, इसके पश्चात आता देखो 35वां शासक आता है। 35वां शासक कौन आता है? भारती चंद। ठीक है, भारती चंद आता है 35वां शासक, जो कि 1437 से लेकर 1450 तक ये शासक रहा था। भारती चंद के समय की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसने नेपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, इसने 12 वर्षों तक डोटी पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, डोटी आक्रमण,
डोटी आक्रमण, जो डोटी उस समय साम्राज्य था पूर्व में, ठीक है, पूर्व में यानी कि नेपाल में जो डोटी साम्राज्य था, जहां के राजकुमार, जहां के राजा, मैंने पिछली क्लास में बनाया था, डोटी के मल्ल रैंका कहलाते थे, ठीक है। उन रैकाओं के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था और 12 वर्ष तक निरंतर युद्ध चलता रहा, ठीक है। 12 वर्ष युद्ध, डोटी आक्रमण, जो कि 12 वर्ष युद्ध हुआ था, ठीक है, 12 वर्ष युद्ध हुआ था, ध्यान रखना आपने। इसके अलावा अंत में इसको जीता कौन था? भारती चंद जीत गया था, ठीक है, यानी कि मल्ल राजा हार गया था। इसी दौरान देखो नायकों की उत्पत्ति हुई, नायक जाति की उत्पत्ति, नायक जाति की उत्पत्ति, मतलब इन 12 वर्षों में जो चंद सेना थी, ठीक है, चंद सेना थी, वो किसी एक विशेष स्थान पर रही जहां युद्ध चल रहा था, तो उस स्थान की स्थानीय महिलाओं के साथ जो चंद सेना थी, इनके संबंध स्थापित हुए और उसके पश्चात जो संतानें पैदा हुई, ठीक है, तो वो कहलाती है नायक संतानें। तो उन्हें कटेहरियों की संतानें भी कहा जाता है, ठीक है, कटेहरियों की संतानें या फिर नायक जाति का उद्भव, कटेहरियों की संतानें। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है किस युद्ध के दौरान नायक जाति का उद्भव हुआ था, कब हुआ था? जो डोटी युद्ध है या फिर चंद्रवंश और डोटी के बीच जो युद्ध हुआ था, 12 वर्ष युद्ध, ठीक है, इस समय हुआ था। और ये भी एक बार प्रश्न बना है कि जो डोटियों के खिलाफ 12 वर्ष युद्ध किस चंद शासक ने लड़ा था, तो चंद शासक कौन है? भारती चंद। ये प्रश्न पहले बन चुका है, ठीक है, डोटियों के विरुद्ध 12 वर्ष युद्ध किस चंद शासक ने लड़ा था? भारती चंद ने। तो सारा ये दोनों फैक्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसका एक हुड़ैती ताम्रपत्र है, हुड़ैती ताम्रपत्र, जो कि कब का है? 1451 का है, ठीक है, 1451 का है। इसमें ये पता चलता है कि जो राजा था, देखो समय को लेकर ना, जो इनकी जो टाइम पीरियड है, उसको लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग मत दिया गया है। किताबों में ये भी लिखा है कि हुड़ैती ताम्रपत्र 1451 किसका है? भारती चंद का है। और ये भी लिखा है कि ये शासन 1450 तक कर रहा था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सन भले ही ना पूछे, मोटा मोटा ध्यान रख लो, हो सकता है इसने शुरुआत की हो बनाने की, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है। स्पष्टता नहीं है, मतलब किसी भी मैटर में, यहाँ तक कि जो बद्रीदत्त पांडे जी की बुक है उसमें भी इतना स्पष्ट ये नहीं है, ठीक है, कुमाऊं का इतिहास में भी इतना स्पष्ट इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, हुड़ैती ताम्रपत्र यदि आपसे पूछेगा किसका है, तो भारती चंद का है। हो सकता है इसने 1450 में बनवाया हो, पूरी तरह न बन पाए हो, 1451 में पूर्ण हुआ हो, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जो बद्रीदत्त पांडे जी की बुक है उसमें इसका 1437 से 1450 जो समय काल है, समय अवधि है, वो दी गई है। हालांकि अलग अलग किताबों में 1453 भी दी गई है, 1456 भी दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको बद्रीदत्त पांडे जी का जो कुमाऊं का इतिहास है, वहां पर 1450 ही इसकी समय सीमा दी गई है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, इसके पश्चात कौन है? 36वां शासक। 36वां शासक कौन था? रतनचंद। रतनचंद, रतनचंद के समय पे क्या है, इसने भू बंदोबस्त करवाया, भू बंदोबस्त करवाया, जो उत्तराखंड में भू बंदोबस्त का, भू बंदोबस्त का प्रथम प्रयास था, ठीक है। राजाओं के बारे में जब पढ़ना होता है ना, तो ये आपको केवल लिखने वाला ही होता है, इसमें समझाने वाला कुछ होता नहीं है। मैंने बोर्ड में लिखना है, आपने उतारना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, बस ये थोड़ा बहुत मैं आपको दो तीन चीजें ऐसे रिपीट करके बोल सकता हूँ जिससे आपको याद हो जाए जल्दी से जल्द, ठीक है। लेकिन जब प्रशासन आएगा तो उसको बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे। ये तो आपको नोट करना ही है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसने ये करवाया, उसने वो करवाया, समझने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो जो समझने वाला होगा, जहां पर कोई युद्ध आएगा, कैसे षड्यंत्र हुआ, मैंने आपको बता दिया था, तो वो चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। जैसे सोमचंद का आगमन कैसे हुआ था, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो जहां जहां पर समझाने वाला होगा, वो चीजें हम समझते भी रहेंगे, और जो चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी है, मैं फटाफट लिखता भी रहूंगा उसको, तो आप लोग उसको उतारते भी रहिएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जो रतनचंद था, 36वां शासक था, इसका शासन काल है देखो 1450 से 1488, ठीक है। इसके पश्चात 37वां शासक कौन आया था? कीर्तिचंद, ठीक है। 37वां शासक कौन आया? कीर्तिचंद आया, जो कि
1488 से लेकर 1503 तक रहा था। देखो 36वां रतनचंद भू बंदोबस्त इसने करवाया, कहां पर करवाया था? सौर क्षेत्र में, ठीक है, सौर क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ वाले एरिया में। सौर क्षेत्र में इसने भू बंदोबस्त कराया, जो कि उत्तराखंड में भू बंदोबस्त का पहला प्रयास था। इससे पहले किसी भी शासक ने यहाँ पर भू बंदोबस्त का प्रयास नहीं किया था। तो क्वेश्चन बनेगा, किस चंदवंशी शासक द्वारा चंद काल में पहली बार भू बंदोबस्त का प्रयास किया गया था? या फिर कुमाऊं में भू बंदोबस्त का प्रयास करने का श्रेय किसे जाता है? या फिर उत्तराखंड में सर्वप्रथम भू बंदोबस्त किस शासक ने करवाया? तो तीनों का उत्तर क्या होगा? रतनचंद होगा, ठीक है। फिर देखो कीर्तिचंद आता है, जो कि 1488 से 1503 तक रहता है। इसने गढ़वाल शासक, ठीक है, गढ़वाल का जो शासक था उस टाइम पर, गढ़वाल शासक अजय पाल को पराजित किया था, ठीक है। गढ़वाल शासक अजय पाल को इसने पराजित किया था। किसने किया था? कीर्तिचंद ने, ठीक है। और पाली विजय इसने प्राप्त की थी, पाली विजय। ये आपने ज्यादा ध्यान रखना, गढ़वाल शासक अजय पाल को पराजित किया था। किसने किया था? कीर्तिचंद ने। क्योंकि अजय पाल अपने आप में एक शक्तिशाली शासक था। इसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ की स्थापना की थी, उनको एक गढ़ में मिलाया था, ठीक है। यानी कि पूरा एकीकरण गढ़वाल का किसने किया था? अजय पाल, जो अजय पाल है इसने, ठीक है। तो गढ़वाल शासक कौन है? अजय पाल। इसको पराजित किसने किया था? कीर्तिचंद ने। इसका समय सीमा क्या है? 1488 से 1503 के मध्य है। 37वां ये शासक था, ठीक है। अगला देखो 43वां शासक। 43वां कौन था? राजा भीष्मचंद। राजा भीष्मचंद, ठीक है। भीष्मचंद, इसका समय सीमा क्या है? 1555 से 1560। अलग अलग किताबों में देखो अलग अलग दे रखी है, कहीं कहीं पर 1515 से 1560 भी दे रखा है, लेकिन जो मेन किताबों वहां पर 1555 से 1560 के मध्य ही इसका समय है, ठीक है। देखो 37वां था, यहाँ से बीच में 6 शासक आएंगे, तो वैसे भी लग रहा है कि यहाँ 1503 के बाद 6 शासक लगभग 40-50 साल तो रहे होंगे, ठीक है। तो राजा भीष्मचंद, इसके मन में एक विचार आया कि कहीं ना कहीं जो चंपावत है वो क्या है? साम्राज्य के बीचों बीच में स्थित नहीं है। इनकी राजधानी क्या थी? चंपावत, ठीक है। आप उत्तराखंड इस तरह से लेते हैं, तो चंपावत कहां पर है? यहां पर, ठीक है। और जो कुमाऊं का क्षेत्र था पूरा, इतना एरिया इनके कब्जे में था। तो इससे ये लगा कि जो राजधानी है वो मध्य में यानी कि अल्मोड़ा में होनी चाहिए, जबकि राजधानी कहां पर है? चंपावत में है, ठीक है। और लग भी रहा है कि चंपावत में राजधानी, तो इससे यहाँ का नियंत्रण नहीं हो पाएगा, इस एरिया में कहीं नियंत्रण नहीं हो पा रहा, ठीक है। गढ़वाल, यहाँ से बार बार गढ़वाल का आक्रमण हो रहा है, तराई पर कब्जा हो रहा है, यहाँ से नेपालियों का आक्रमण हो रहा है। मात्र यहीं पर ये अपने साम्राज्य की सुरक्षा करवा रहे थे, चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। तब इसने आलमनगर की नींव रखी। आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी? भीष्मचंद ने, ठीक है। इसने क्या किया? आलमनगर की नींव रखी थी, आलमनगर की नींव रखी, ठीक है। आलमनगर किसका प्राचीन नाम है? अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमनगर, ठीक है। अल्मोड़ा का जो अन्य नाम है उसमें राम क्षेत्र आता है, और साथ ही ताम्र नगरी आता है, पीतल नगरी आता है उत्तराखंड में, ठीक है। सब क्या है? अल्मोड़ा है। राम क्षेत्र, ताम्र नगरी, पीतल नगरी, सांस्कृतिक नगरी उत्तराखंड की, और साथ ही आलम नगर, ये सब किसके नाम है? अल्मोड़ा के नाम है। तो पहले ये सारे के सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आलम नगर और ताम्र नगरी, पीतल नगरी, राम क्षेत्र, और साथ ही क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक नगरी उत्तराखंड की, ठीक है। कौन हो जाएगा? अल्मोड़ा। तो आलमनगर की नींव किसने रखी? भीष्मचंद ने। और यहाँ पर इसने खगमरा किले का निर्माण कराया, खगमरा किले का निर्माण, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने। तो आपने किले भी ध्यान रखने, अभी तक हमने एक राजभूंगा किला पढ़ा था, सोमचंद ने बनाया चंपावत में। अब पहले उसने किला बनाया तो वहां पर शासन किया, अभी यहाँ पर आया इसने एक पहले किला यानी कि दुर्ग स्थापित कर लिया। राजा कहाँ रहेगा? दुर्ग स्थापित होगा। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि दुर्ग कैसे होता है, ठीक है। चारों ओर से उसमें 4 दीवारी होगी, बीच में राजा का महल होगा, जो राज कर्मचारी हैं, जो राज्य के प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं उनका महल होगा, राजा रहेगा, उसके साथ जो उसके प्रमुख कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं वो रहेंगे, ठीक है। चारों ओर से सेना उसमें रहेगी, उसको घेर कर रखेगी उसकी सुरक्षा के लिए। तो दुर्ग, ठीक है। किला मतलब ऐसा नहीं कि एक खंबा गाड़ दिया किला हो गया, किला मतलब दुर्ग बनाया, ठीक है। तो खगमरा फोर्ट यानी कि खगमरा दुर्ग किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था।
और राजबुंगा किला किसने बनाया था? सोमचंद ने। तो 2 किले आपने ध्यान रखने अभी तक का। इसने आलमनगर की नींव रखी और यहाँ पर एक खगमरा किले का निर्माण इसने करवाया, ठीक है। और उसके पश्चात जो जब इसका बेटा आता है, हालांकि इसकी धोखे से हत्या कर दी थी, जो भीष्मचंद है इसकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, लेकिन जब बालो कल्याण चंद आया उसने अल्मोड़ा को राजधानी, आलमनगर को चंद्रवंश की राजधानी बनाया, ठीक है। इसके पिता का जो सपना था इसके बेटे ने पूरा कर दिया था। तो उसको देखते हैं। अगला शासक कौन है? बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, ठीक है, जो कि 44वां शासक था। 44वां शासक था। इसका शासनकाल रहा था 1560 से 1568 तक का, ठीक है, बालो कल्याण चंद। अब देखो 1560 से 1568 यानी कि 1555 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन रहा था। तो किसका समकालीन हो जाएगा? ये अकबर का समकालीन, ठीक है। किसका समकालीन है? अकबर का। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का ही समकालीन था। इसने आलमनगर को राजधानी बनाया। आलमनगर को इसने राजधानी बनाया, अभी मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है। और साथ ही इसने लाल मंडी किले का निर्माण कराया, ठीक है। लाल मंडी कई बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है, कहां पर कला है? अल्मोड़ा में। लो जी, अब 3 किले हो गए आपके पास। राजबुंगा किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने। खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद ने। और लाल मंडी किला किसने बनाया? बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। जो राजबुंगा किला था चंपावत में था। बाकी जो दोनों किले हैं खगमरा और लाल मंडी, दोनों कहाँ हैं? अल्मोड़ा में। तो किले भी आपने ध्यान रखते रहने, ठीक है। इसके पश्चात जो आता है 45वां शासक, ये था रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद अति महत्वपूर्ण शासक है कुमाऊं का एक, ठीक है। रुद्रचंद जो कि 45वां शासक था, ये रहा था 1568 से लेकर 1597 तक का, ठीक है। 1568 से लेकर 1597 तक ये रहा था। अब देखो सबसे पहले तो समकालीन किसका है? अकबर का ही समकालीन है, क्योंकि अकबर 1605 तक रहा था। अकबर का समकालीन, ठीक है। 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इसने। अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। इससे पहले क्या था? ये स्वतंत्र शासन कर रहा था जो रुद्रचंद है, लेकिन 1587 में इसने अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली और कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया, यानी कि जो मुगलों को कर देने वाला राज्य किसने बना दिया? रुद्रचंद ने, ठीक है। रुद्रचंद को अकबर ने, देखो इसके बारे में एक एक फैक्ट हम देखेंगे। इसी के समय पर लखनऊ के नवाब, ठीक है, हुसैन खां टुकड़ियां, हुसैन खां टुकड़ियां, ठीक है, ये नाम ही है, कोई टुकड़े नहीं है, ठीक है। हुसैन खां टुकड़ियां लखनऊ के नवाब। आपको पता है नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को। जो पहले लखनऊ के राजा होते थे उसे नवाब कहते थे, ठीक है। तो लखनऊ के नवाब, जैसे मुगल जो बादशाह है उसको बादशाह बोलते हैं, जबकि दिल्ली सल्तनत का जो होता है उसको सुल्तान कहते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जो, और बादशाह मुगल बादशाह अकबर। ऐसी लखनऊ का क्या होता था? नवाब होता था, ठीक है। हैदराबाद के ऐसे निजाम होते थे, तो कहीं पर नवाब, कहीं पर निजाम, कहीं पर बादशाह, कहीं पर सुल्तान। जब हम भारत का इतिहास देखेंगे वहां पर ये सारी चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके से उसको वैसे ही पढ़ना होता है। तो लखनऊ के नवाब यानी कि नवाबों का शहर कौन हो जाएगा? लखनऊ। हुसैन खां टुकड़ियां एक नाम है, इसने जो तत्कालीन नवाब था इसने तराई क्षेत्र पर, तराई जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में अकबर ने इसको मरवा दिया। जो हुसैन खां टुकड़ियां हैं इसको बाद में अकबर ने मरवा दिया, और जैसे ही हुसैन खां टुकड़ियां की मृत्यु हुई वैसे ही रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और उसको पुनः अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। रुद्रचंद ने पुनः कब्जा कर, ठीक है। तो जब लखनऊ के नवाब हुसैन खां टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो रुद्रचंद्र के अनुरोध पर बाद में अकबर ने किसको मरवा दिया? हुसैन खां टुकड़िया को।
ठीक है, मरवा दिया। उसके पश्चात रुद्रचंद ने पुनः तराई पर कब्जा कर लिया और वहां पर रुद्रपुर नगर की स्थापना कर दी। ठीक है, तो रुद्रपुर की स्थापना के पश्चात इसने क्या किया बाद में देखो, रुद्रचंद की बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल का परगना फिर से फरमान में दे दिया। ठीक है, इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने इसे 84 माल का फरमान दे दिया। ठीक है, 84 माल यानी कि जो तराई क्षेत्र है, यानी कि इसको नौलखिया माल भी कहा जाता है। नौलखिया माल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस काल में इस क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय होती थी। ठीक है, 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नौलखिया माल। ठीक है, माल यानी कि तराई क्षेत्र का उस काल का हिस्सा, उसको माल कहा गया था। ठीक है, 84 माल या फिर नौलखिया माल, इसका फरमान। ठीक है, फरमान मतलब एक आदेश टाइप का दे दिया कि अब ये रुद्रचंद के कब्जे में है। ठीक है, तो बाद में इसने वहीं पर रुद्रपुर की स्थापना भी की थी। ठीक, उसके अलावा देखो इसने मल्ला महल किले का निर्माण इसने करवाया था। कहां करवाया? अल्मोड़ा में। ठीक है, मल्ला महल किले का निर्माण करवाया और इसी के अंतर्गत रामशिला मंदिर की स्थापना की। ठीक है, मल्ला महल किले का निर्माण करवाया। किला मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, पूरा बड़ा सा दुर्ग होता है। ठीक है, और उसी के अंदर इसने क्या किया था? रामशिला मंदिर की स्थापना की थी। अब किले बढ़ते रह रहे हैं भाई। राजबोंगा किला था, सोमचंद ने चंपावत में बनाया। ठीक है, खगमरा किला अल्मोड़ा में भीष्मचंद ने बनाया। लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में, लेकिन किसने बनाया? बालो कल्याण चंद ने। उसके पश्चात जो मल्ला महल किला है किसने बनवाया? रुद्रचंद ने बनाया था। कहा? ये भी अल्मोड़ा में। और मल्ला महल के अंतर्गत ही इसने रामशिला मंदिर की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसे कुमाऊं का हर्षशिलादित्य कहा जाता है। कुमाऊं का हर्षशिलादित्य। ठीक है, किसको कहा जाता है? रुद्रचंद को। कुमाऊं का हर्षशिलादित्य किसको कहा जाता है? रुद्रचंद को। इसने देखो अकबरनामा के अनुसार, अब क्वेश्चन बनेगा, अब अकबरनामा में किस चंदकालीन शासक का जिक्र है? तो किसका है? रुद्रचंद का है, क्योंकि उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न हम डायरेक्ट न लिखते हुए ये लिख रहे हैं कि अकबरनामा के अनुसार। ठीक है, अकबरनामा के अनुसार लिखो 1588 में रुद्रचंद अकबर से मिला था। अकबर से लाहौर में मिला था। लाहौर में मिला था। ठीक है, तो तीनों फैक्ट आपने ध्यान रखना। देखो किस पुस्तक के अनुसार? अकबरनामा के अनुसार। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। ठीक है, किस इसके राइटर कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल इसके राइटर हैं। इस पुस्तक के अनुसार 1588 में जो रुद्रचंद है वो अकबर से कहां पर मिला था? लाहौर में मिला था। तो क्वेश्चन बनेगा, ये पहले शायद पूछा भी गया है कि अकबरनामा में किस चंदवंशी शासक का जिक्र आया? तो किसके नाम का जिक्र है? रुद्रचंद के नाम का। ठीक है, आगे देखो इसने घर का कार्य करने हेतु, घर के कार्य हेतु छयोड़े और छयोड़ियों की नियुक्ति की। ठीक है, छयोड़े और छयोड़ियों की नियुक्ति की। ठीक है, बाकी जो प्रजा थी, प्रजा को क्या कहा गया? पौड़ी 15 विश्वा। पौड़ी 15 विश्वा। ठीक है, हालांकि देखो अन्य और भी हिस्सों में समाज को बांटा गया था। जब हम चंद्रकालीन समाज पढ़ेंगे वहां पर उस भाग को देखेंगे, क्योंकि यही चीज हम यहाँ पर पढ़े फिर वहां पर उसको दोबारा से समझाएं तो उससे बेहतर हम उसको वहीं पर देखेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बना था कि चंद काल में पौड़ी 15 विश्वा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? किसके लिए हुआ था? जो प्रजा थी, सामान्य प्रजा, उसके लिए क्या हुआ था? पौड़ी 15 विश्वा। जो घर में कार्य करते थे वो क्या होते थे? छयोड़े, छयोड़ियां। ठीक है, और बाकी देखो आगे इसका प्रमुख सेनापति कौन था? पुरुषपंत। इसका प्रमुख सेनापति कौन था? पुरुषपंत।
ठीक है, या फिर इसको पुरखू पंत भी कहा जाता है, पुरखू पंत भी इसको कहा जाता है, पुरुष पंत को पुरखू पंत भी कहा जाता है। इसने 2 अभियान किए थे, ठीक है, एक सीराकोट अभियान, पुरुष पंत ने 2 अभियान किए थे, एक सीराकोट अभियान, दूसरा बधानगढ़ अभियान। ठीक है, सीराकोट अभियान और बधानगढ़ अभियान। तो सीराकोट में तो ये जीत गया, सीराकोट में इसकी विजय हो गई, किसकी, पुरुष पंत की। ठीक है, सीराकोट में ये जीत गया, लेकिन बधानगढ़ अभियान में क्या हुआ, गढ़वाल शासक को पहले ही पता चल गया कि पुरुष पंत गढ़वाल में आक्रमण करने वाला है। तो उसने जो कत्यूरी का मांडलिक राजा था, कत्यूरी के आसपास का मांडलिक राजा था, ठीक, उसका नाम था सुकालदेव। ठीक है, सुकालदेव जो मांडलिक राजा था उससे मित्रता कर ली और उसको बोल दिया कि इसको मरवा दे, पुरुष पंत को। तो सुकालदेव ने इसको धोखे से मरवा दिया। ठीक है, बधानगढ़ अभियान इसका पूरा नहीं हो पाया था, मतलब बधानगढ़ तक ये पहुंचा ही नहीं। जब कत्यूरी में आ रहा था, कत्यूर घाटी में जो वहां का मांडलिक राजा था सुकालदेव, उसने पुरुष पंत को मरवा दिया। ठीक है, तो ये कहां पर मारा गया था, सुकालदेव, बधानगढ़ के युद्ध से पहले ही ये मारा गया था। हालांकि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बधानगढ़ के युद्ध में ये मारा गया था, लेकिन युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, युद्ध से पहले ही, हालांकि देखो कूटनीति तो गढ़वाल के शासक की थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध से पहले ही मारा गया था, सुकालदेव ने इसको मार दिया था। ठीक है, धोखे से इसको मार दिया था। तो यहां पर ये मारा गया, कत्यूर के मांडलिक राजा सुकालदेव ने धोखे से इसको मार दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कभी, किसने मारा था, सुकालदेव ने। ठीक है, सुकालदेव ने मारा था धोखे से इसको, लेकिन किस युद्ध से पहले मार दिया था, बधानगढ़ युद्ध से पहले। लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि बधानगढ़ युद्ध जीतने के लिए आ रहा था। कहानी यह है कि देखो, जो पुरुष पंत था उसके पास बहुत सारा धन था। ठीक है, ये सेनापति वास्तविक रूप से था नहीं, लेकिन बाद में राजा ने इस पर बहुत सारा जुर्माना लगा दिया, 1 लाख रुपया, फिर यदि सामने नहीं आएगा तो जुर्माना और बढ़ता रहेगा। तो बाद में इसको आत्मसमर्पण करना ही पड़ा राजा के समक्ष। ठीक है, तो इसने राजा को शर्त ये दी कि वो सीराकोट और बधानगढ़ को राजा को जीत कर देगा, नहीं तो अपने प्राणों की आहुति दे देगा। इसी क्रम में इसने देखो सीराकोट तो जीत लिया था, लेकिन बधानगढ़ को जीतने में नाकाम रहा था। और बधानगढ़ जीत लेता यदि गढ़वाल के शासक को पता न चलता, लेकिन गढ़वाल के शासक को पहले ही इसकी भनक लग गई कि ये आक्रमण करने वाला है। तो इसलिए गढ़वाल के शासक ने क्या किया, सुकालदेव के साथ मित्रता कर ली और उसको मारने का पूरा प्लानिंग कर लिया। ठीक है, तो इसी दौरान जैसे ही आगे बढ़ा, सुकालदेव ने इसको धोखे से मार दिया। ठीक है, तो बधानगढ़ के युद्ध तक ये पहुंच ही नहीं पाया था। ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख सेनापति कौन था, पुरुष पंत या फिर पुरकू पंत। ठीक है, पुरुष पंत को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, किसको कहा जाता है, पुरखू पंत को या फिर पुरुष पंत को। तो ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो सेनापति था पुरुष पंत था। सीराकोट और बधानगढ़ अभियान उसने किए थे, सीराकोट में विजय हुई थी, बधानगढ़ से पहले ही ये मारा गया था। और इसको कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो, जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद की रचनाएं, ये एक कवि भी था, मतलब चंद वंश का एक महानतम शासक था रुद्रचंद। ठीक है, जनता के प्रति भी उदार था, खुद लिखने का काम भी करता था, हर चीज से इसको आखेट भी पसंद था। ये खुद मल्ल युद्ध में भी उतरा था, पूरे विश्व का पहला ऐसा शासक था जो मल्ल युद्ध में उतरा था राज्य प्रसार के लिए। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा, नहीं तो राजा महाराजा युद्ध नहीं करते, अपने जो सेनापति होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं उनको भेजते हैं आगे, राजा तो बाद में जाता ना। ये स्वयं मल्ल युद्ध में उतरा था अपने राज्य के प्रसार के लिए। तो विश्व का पहला ऐसा शासक था जो अपने राज्य के प्रसार के लिए स्वयं मल्ल युद्ध में उतर गया था। ठीक है, मतलब हर कला में निपुण था, तो इसको लेखन भी अति प्रिय था। तो इसने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे त्रैवेणिक, त्रैवेणिक धर्म निर्णय। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो रचना है उसमें देखो, शयन शास्त्र, शयन शास्त्र भी एक रचना इसकी। इसके अलावा देखो, उषा रागोदयम, उषा रागोदयम इसकी एक रचना। ठीक है, साथ ही इसकी जो अगली रचना है वो कौन सी है, ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम भी इसकी एक रचना है। तो देखो, इसकी 4 रचनाएं रुद्रचंद की, एक त्रैवेणिक धर्म निर्णय,
जो कि समाज पर आधारित है, ठीक है, समाज पर आधारित है। और जो सेन शास्त्र है ये पक्षी आखेट पर आधारित है, ठीक है, पक्षी आखेट पर आधारित है। साथ ही अन्य दो रचनाएं देखो ऊषा रागोदयम है और ययाति चरित्रम है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस शासक के द्वारा, किस चंद्रवंशी शासक के द्वारा त्रैवणिक धर्म निर्णय की रचना की गई थी? तो किसने की थी? रुद्रचंद ने। बाकी देखो सेन शास्त्र की रचना रुद्रचंद ने, उषा रागोदयम और ययाति चरित्रम, ठीक है, ये सब किसकी हैं? रुद्रचंद की रचनाएं हैं। तो ये हो गया देखो रुद्रचंद के बारे में संपूर्ण फैक्ट। कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य इसको कहा जाता है। मल्ला महल किला इसने बनवाया था, ठीक है। 9 लखिया माल इसको प्राप्त हुआ था अकबर से। और अकबरनामा में किसका उल्लेख मिलता है? रुद्रचंद का, ठीक है। रुद्रचंद जो कि 1568 से लेकर 1597 के मध्य शासक रहा था। और इसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, ये 45वां शासक था, ठीक है। और किसके पश्चात आया था? बालो कल्याण चंद के पश्चात आया था। तो कई बार ये प्रश्न भी बन चुका है, या ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि जो रुद्रचंद था वो किस शासक के पश्चात शासन पर आया था, या फिर किस शासक का पुत्र था? तो किसका था? बालो कल्याण चंद का ही पुत्र था, ठीक है। और उसके पश्चात ये शासन करने आया था। बालो कल्याण चंद जो कि 1560 से लेकर 1568 तक रहा था। कभी कभी इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि 4 शासक आपको दे देगा, जैसे वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में दिया था 9 जुलाई में, क्रम से आपको मिलाने के लिए देता है। इन 4 शासकों को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दे सकता है भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद। तो आप इन चारों को एक साथ क्रम से लगाइए, ठीक है। तो ऐसे क्रम के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखो भीष्मचंद 43वां था, बालो कल्याण चंद 44वां था और रुद्रचंद 45वां था। तो जो अति महत्वपूर्ण है, जिनके मैं ये नंबर आपको लिखा रहा हूँ, ये आपने क्रम सहित ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये 44वां शासक है बालो कल्याण चंद, लाल मंडी किला इसने बनाया। 45वां शासक है रुद्रचंद, ठीक है। मल्ला महल किला इसने बनाया। साथ ही ये सारे फैक्ट इसके आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं जो रुद्रचंद है इसके 2 पुत्र थे, ठीक है। इसके 2 पुत्र थे, एक था लक्ष्मीचंद और दूसरा था इसका शक्ति गोसाई, ठीक है। लक्ष्मीचंद और शक्ति गोसाई। तो जो शक्ति गोसाई था वो बड़ा पुत्र था। तो पहले होता क्या था, जो ज्येष्ठ पुत्र है वही शासन का हकदार होता था। लेकिन जो शक्ति गोसाई था वो जन्मांध था, यानी कि जन्म से ही उसकी आंखें नहीं थी, मतलब वो जन्म से ही क्या था? अंधा था। इसलिए शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कौन है? शक्ति गोसाई, ठीक है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र तो सभी को पता होगा, ठीक है। जो दुर्योधन का पिता था धृतराष्ट्र। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है? शक्ति गोसाई को कहा जाता है। ये भी अंधा था और जो शक्ति गोसाई ये भी अंधा था, ठीक है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कौन है? शक्ति गोसाई। किसका पुत्र था? रुद्रचंद का। ये आंख नहीं देख सकता था, इसलिए लक्ष्मीचंद यानी कि रुद्रचंद का छोटा बेटा लक्ष्मीचंद अब शासन पर बैठेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, शासन पर बैठाते हैं उसको। लक्ष्मीचंद के बारे में देखते हैं। देखो 1597 से लेकर 1621 तक ये रहा था, ठीक है। 1597 से लेकर 1621 तक ये रहा था और 46वां शासक था, ठीक है। 46वां यह शासक था लक्ष्मीचंद। अब देखो 1597 यानी कि अकबर का भी समकालीन है, अकबर का समकालीन है, प्लस यहाँ पर 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर था, यानी कि जहांगीर का भी समकालीन है, ठीक है, का समकालीन। अकबर का ये समकालीन है, साथ ही जहांगीर का। अब हमने देखा अकबर के जो समकालीन रहे हैं चंद शासक कौन कौन रहे? भीष्मचंद 1555 से 1560, ठीक है। फिर 1560 के पश्चात 1568 तक बालो कल्याण चंद, फिर 68 से 97 रुद्रचंद और 97 से 5 तक का कौन रहा? लक्ष्मीचंद। लेकिन लक्ष्मीचंद फिर जहांगीर का भी समकालीन रहा है, ठीक है। देखो चारों शासक आपने ध्यान रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा चंद्रवंशी शासक अकबर का समकालीन नहीं था? अब चारों आपको यदि पता है कौन कौन है, बाकी आपको कोई भी ऑप्शन में मिल जाए, आप उसको कभी गलत नहीं कर सकते। केवल आपने इन 4 शासक, इनका क्रम तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, आप क्रम से ही ध्यान रख लीजिए या फिर सन के हिसाब से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अकबर का जो शासनकाल था 1555 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। तो इस अवधि में ये 4 शासक कुमाऊं में आए थे चंद्रवंशी, जो कि अकबर के समकालीन रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही देखो लक्ष्मीचंद जो कि 46वां शासक था,
इसने अपने राज्य में एक तो न्योवाली न्योवाली प्लस विस्टाली कचहरियां बनाई, ठीक है, न्यायालय बनाए, मतलब न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां इसने बनाई थी। न्योवाली जो थी समस्त जनता के लिए, समस्त जनता के लिए, ठीक। और जो विस्टाली थी ये किसके लिए थी? सैन्य मामलों के लिए, सैन्य मामलों के लिए, ठीक है। लक्ष्मीचंद एक ऐसा शासक था जो मुगल जो शासक हैं, अकबर था, जहांगीर था, इनसे बहुत डर कर रहता था, ठीक है। मतलब इनसे इसका साहस नहीं था कि इनसे मिल सके या उनसे बात कर सके या उनके विरोध में कुछ कर सके, इनसे डर के रहता था। साथ ही इसने गढ़वाल पर भी 8 बार आक्रमण किया था, ठीक है। गढ़वाल पर इसने 8 बार आक्रमण किया था, लेकिन पहले 7 बार में हार गया और 8वीं बार में गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था तो आंशिक रूप से इसको विजय मिली थी, मतलब पूरी तरह नहीं जीता था, थोड़ा बहुत इसकी जीत वहां पर हो गई थी, ठीक है। तो उसको भी अभी देखेंगे। इसने राज्य कर्मचारियों की तीन श्रेणियां बनाई, ठीक है। राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां इसने बनाई। देखो एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि जितना हम पढ़ रहे हैं क्या ये पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है? अतिरिक्त आपको करना पड़ेगा। आप घर पे क्या मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ही जानते हैं। उसमें देखो अतिरिक्त आपको जैसे स्टैटिक जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में मैंने आपको जो चीजें बता रखी है वो आपको स्वयं से करना ही है। बाकी जो चीजें समझने वाली है, संधि क्या है, या फिर संज्ञा से अव्यय तक लेकर, या फिर जो वर्णमाला है, या फिर हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अन्य चीजें आपको स्वयं से पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जीएस का जो पार्ट है, अभी हम केवल इस क्लास में केवल महत्वपूर्ण चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो आबकारी एग्जाम के लिए तो हम पर्याप्त पढ़ने वाले हैं इस क्लास के जरिए, लेकिन उसके पश्चात के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए जीएस हम पर्याप्त नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि उत्तराखंड की जितने भी क्लासेस रहेंगे, भले ही वो जिला दर्शन हो या फिर इस क्लास के माध्यम से जितना भी हम उत्तराखंड पढ़ेंगे, ये किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि आप किसी भी प्री में आप बैठ जाओ वहां तक के लिए पर्याप्त है, ठीक है। मेंस के लिए तो थोड़ा हाई लेवल का और थोड़ा फिर लेखन शैली पर थोड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन प्री तक के लिए भी आपका ये मैटर पर्याप्त है, ठीक है, उत्तराखंड का। लेकिन जैसे ही आपका का एग्जाम हो जाता है उसके पश्चात हम जीएस आगे और कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपका जीएस आगे के एग्जामों के लिए जो पुलिस इत्यादि है वहां के लिए और बेहतर बन सके। इस क्लास के जरिए हम केवल महत्वपूर्ण तथ्य ही जीएस के चर्चा में लाएंगे, ठीक है। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है, या फिर राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था में 5-6 क्लासों में हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा देखें, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भारत का भूगोल है महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से हम उसी पर इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बाकी जीएस तो बहुत सारा है, मतलब भंडार है एक हिसाब से। यदि आप पढ़ते हो तो कम से कम 5-6 महीने आपको जीएस के लिए चाहिए, ग्रुप सी एग्जाम के लिए। यदि आप थोड़ा सा ऊपर लेवल सोचते हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर कोई अन्य एग्जाम, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप थोड़ा और ऊपर से पढ़ो उसको, मतलब थोड़ा और अच्छे से पढ़ो उसको, अच्छी किताबों से पढ़ना है, ठीक है। तो आबकारी तक के लिए मैटर पर्याप्त रहेगा, लेकिन घर पर आपको रीजनिंग तैयार करनी है। घर पर आपको हिंदी की जो चीजें क्लास के अतिरिक्त रहेंगी वो सब तैयार करना है आपने। जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो आपने तैयार करना है, ठीक है। और साथ ही स्टैटिक जीके जो ल्यूसेंट की किताब है उसमें लास्ट में विविध दे रखा है, उसको तो एटलीस्ट आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, ट्रॉफी किससे संबंधित है, खेल किससे, ये सब चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो सब आपने स्वयं से कवर करना है, ठीक है। पुरस्कार वगैरह जो भी है वो सब आपने स्वयं से देखना है। तो इतना आप कर लीजिए। दिवस वगैरह मैं आपको करा ही रहा हूँ इसमें होमवर्क के जरिए, साथ ही हिंदी की रचनाएं हम कवर कर ही रहे हैं इसमें होमवर्क के जरिए। और उत्तराखंड की ऐसी चीजें जो आपको स्वयं से पढ़नी है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। साथ ही आप आज शाम को जो जिला दर्शन की क्लास आएगी उसको देखिएगा। जिले से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो लगभग उत्तराखंड तो हम पूरा कवर कर ही लेंगे, लगभग 10 जनवरी के आसपास तक। उसके पश्चात जो हमारे पास 20 दिन का समय रहेगा वहां पर हम प्रयास करेंगे कि जीएस भी हम कवर कर लें, ठीक है। 5-6 दिन ज्योग्राफी, 5-6 दिन पॉलिटी और 5-6 दिन हिस्ट्री। तो इतने में हम इस एग्जाम के लिए पर्याप्त कर लेंगे। लेकिन आगे यदि आप अन्य कोई एग्जाम देंगे तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको मतलब एग्जाम देने के लिए तो पर्याप्त हो जाएगा। देखो 65 से 70 नंबर तक का आपका कवर हो जाएगा, लेकिन
आपको जब उच्च लेवल की तैयारी करनी है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 महीना हिस्ट्री के लिए ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 60 से 70 क्लासें हिस्ट्री में लग जाता है, उससे भी ऊपर ही जाएगा यदि आपको थोड़ा सा डीपली देखना है। आजकल तो प्रश्न थोड़ा डीपली आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसने राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई थी। इन श्रेणियों में कौन कौन थे? एक थे सरदार, ठीक है, ये सरदार जी वाले सरदार नहीं है, ठीक है, सरदार थे। इसके अलावा थे फौजदार और तीसरे थे नेगी। सरदार कौन होते थे? परगने के शासक, परगने के प्रमुख, ठीक है। फौजदार कौन होते? सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी कौन होते? फौजदार। और साथ ही नेगी कौन होते थे? छोटे कर्मचारी, राज्य के छोटे कर्मचारी, मतलब कार्य को सुगम बनाने के लिए, ठीक है। इसने राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बना दी, एक उच्च लेवल के अधिकारी, सेना के उच्च अधिकारी और नीचे के कर्मचारी, ठीक है। तो ये बांटना एक उचित कदम भी इसका था। सरदार कौन थे? परगने के प्रमुख थे। फौजदार कौन थे? सैन्य अधिकारी थे। और नेगी कौन थे? छोटे कर्मचारी थे, जिन्हें कार्य के बदले जनता से क्या नेग मिलता था, यानी कि दस्तूर मिलता था, ठीक है। जो दस्तूर लेता था, नेग लेता था, उसे क्या बोलते? नेगी, ठीक है। तो यहां तक आपका कवर हो गया। इसके अलावा देखो, इसे लखुली बिराली कहा जाता है, लखुली बिराली इसको कहा जाता है, ठीक है। बिराली या बिडाली इसको कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? ये भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली, ठीक है। यानी कि ये भीगी बिल्ली की तरह था। जब ये 7वां युद्ध हारा गढ़वाल में, यहां से जाके कहा छिप गया, ठीक है। राज दरबार में भी नहीं गया, फटे फटे कपड़े लेकर छिप गया। तो तब जब ये छिपा तो स्थानीय लोगों ने इसको बोला कि क्या है ये? भीगी बिल्ली, यानी कि लकुली बिराली, तब इसको कहा गया। और मुगलों से भी ये डर कर रहता था, उस परिप्रेक्ष्य में भी इसको क्या लकुली बिराली कहा जाता था। और साथ ही ये गढ़वाल में 7 युद्ध हारा था, तब भी इसको लकुली बिराली कहा जाता। लेकिन अपने राज पुरोहित से परामर्श करने के पश्चात, पूजा पाठ के बाद, फिर ये 8वां युद्ध करने आया। गढ़वाल पर 8 आक्रमण इसने किए थे, जिसमें 7 में हार मिली, ठीक है। अंतिम युद्ध 8वें युद्ध में आंशिक विजय। आंशिक मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटी छोटी मोटी जीत इसको मिल गई, ठीक है। जीत कैसे मिली? देखो, जो गढ़वाल का सेनापति था खतड़ुआ, ठीक है। गढ़वाल सेनापति कौन था? खतड़ुआ। और कुमाऊं का सेनापति कौन था? गैणा, गैणा सिंह, ठीक है। तो इसने, इसकी सेना ने, गैणा सिंह ने किसको मार दिया? खतड़ुआ को मार दिया। तो इस प्रकार इसकी आंशिक विजय हुई, ठीक है। गैणा सिंह ने खतड़ुआ को मार दिया और इसकी आंशिक विजय हुई। उसी उपलक्ष्य में जो अश्विन संक्रांति होती है, अश्विन संक्रांति, ठीक है, इस दिन क्या मनाते हैं? कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार मनाते हैं, ठीक है। खतड़ुआ त्योहार इस दिन मनाते हैं, ठीक है। त्योहार शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे त्योहार है, न्यूछावर है, वहां पर भी एक मात्रा आती है, त्योहार में भी एक मात्रा आती है। तो कहीं कहीं पर आपको त्योहार वर्तनी शुद्ध करने के लिए आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, त्योहार में एक मात्रा आती है, ठीक है। और न्यूछावर में भी एक ही मात्रा आती है, 2 लगातार पूछे जाते हैं कभी कभी। खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है कहां पर? अश्विन संक्रांति के दिन कुमाऊं में, ठीक है। तो अभी भी इसको मनाते हैं। जब ये कुमाऊं से युद्ध करने के लिए निकला गढ़वाल की ओर, तो इसने कुमाऊं में सभी लोगों को निर्देश दिए थे कि जैसे ही हमारी विजय होती है गढ़वाल पर, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि इसकी विजय इस बार होगी ही होगी। तो इसे ये बोल के आया था कि जैसे हमारी विजय होती है तो घास फूस के वहां पर आदमी से बनाए गए थे, ठीक है। जिस तरह से अभी भी कुमाऊं में प्रचलित है, तो वो बनाए गए थे। और ये बोला गया था कि जैसे ही यहाँ से विजय होगी तो यहाँ से संदेशा मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी जलाया जाएगा, वहां भी। तो यहाँ से जैसे जलेगा तो पता चलेगा कि हाँ जल रहा है, तो रास्ते में जहां जहां पता चलता रहेगा वहां वहां जलता रहेगा, ठीक है। तो
उसी खुशी में आज भी खतड़ुआ त्योहार अश्विन संक्रांति में कुमाऊं में मनाया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर गाय की जीत बोलते हैं, तो गाय इनका क्या था, जो चंद्रवंशी शासक है इनका राज्य चिन्ह था गाय। ठीक है, राज्य चिन्ह गाय था, इसीलिए गाय की जीत उसमें बोलते हैं। ठीक है, और खतड़ुआ की हार बोलते हैं। तो खतड़ुआ क्या, देखो ये खतड़ुआ सिंह है, मतलब संकेत यही मिल रहा है कि जो कुमाऊं के शासक है उसकी जीत हुई है, गैंडा सिंह की जीत हुई है और खतड़ुआ की हार हुई है। ठीक है, तो आज भी हालांकि अब छोटे स्तर पर इतना, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखा जाता है, बड़े स्तर पर नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले लगभग हर जगह पर इसको जलाने का देखा जाता था। इसने देखो राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। ठीक है, बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। इसके अलावा इसको बाग बगीचे का बहुत शौक था, तो इसने बहुत सारे बाग बगीचे भी बनवाए थे। ठीक है, तो वो लिखना नहीं है यहाँ पर, इसने बहुत सारे बाग बगीचे बनवाए थे। ठीक है, और साथ ही देखो लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में इसने लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके अलावा 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसने कराया था। ठीक है, जीर्णोद्धार इसने करवाया, मतलब मरम्मत करवाई, जो थोड़ा बहुत टूटने के कगार पर रहा होगा तो उसको इसने ठीक ठाक करवा दिया। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद के बारे में देखो लकुली बिराली पहले पूछा गया है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, इसका इसका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। ठीक है, जहांगीरनामा में मिलता है, इसका नहीं, इसके नाम का, मतलब इसका नाम जहांगीरनामा में मिलता है, इसका नाम वहां पर उल्लिखित है। ठीक है, इस तरह से लक्ष्मी चंद के पिता ने, रुद्रचंद के बारे में चर्चा की गई लेकिन लक्ष्मी चंद के पिता के रूप में उसको संबोधित किया गया। ठीक है, तो इसका उल्लेख, इसके नाम का उल्लेख कहां पर मिलता है, जहांगीरनामा में मिलता है। तो ये प्रश्न भी पहले बना हुआ है, तो जहांगीरनामा में किसका उल्लेख मिलता है, ये मिलता है लक्ष्मी चंद का। अकबरनामा में किसका मिलता है, रुद्रचंद का। ठीक है, बाग बगीचे किसने बनवाए, जहां ये लक्ष्मी चंद ने इसने बनवाए थे। ठीक है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसने कराया था, लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर इसने बनवाया था, और राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय इसने बनाया था। ठीक है, इसने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए थे, जिसमें 7 में इसको हार मिली थी, लेकिन एक युद्ध में इसको आंशिक रूप से विजय प्राप्त हुई थी। गढ़वाल सेनापति कौन था, खतड़ुआ, और कुमाऊं का सेनापति कौन था, गैंडा सिंह। तो खतड़ुआ सिंह मारा गया, तो इसीलिए अश्विन संक्रांति पर कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार आज भी मनाया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें सरदार, फौजदार और नेगी। ठीक है, और न्योवाली और बिस्टाली न्याय कचहरियां इसने स्थापित की थी। न्योवाली जो समस्त जनता के लिए थी, और बिस्टाली किसके लिए थी, सैन्य मामलों के लिए थी। ठीक है, तो यहां तक का आपका ये कंप्लीट हो गया। अब है इसमें अगला है 47वां शासक दिलीप चंद। 47वां शासक कौन है, दिलीप चंद। दिलीप चंद। ठीक है, रिवीजन करते रहिए आप लोग, अगली क्लास में आपका जो सारे राजा हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 1621 से 1624 तक ये शासक रहा था। अगली क्लास में आपके सारे के सारे शासक कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही हम कुमाऊं का थोड़ा बहुत प्रशासन भी देख लेंगे। यानी कि केवल 2 क्लासें और आएंगी चंद्रवंश की, उसके पश्चात आपका पंवार वंश शुरू हो जाएगा। इस प्रकार मतलब 3 से 3.5 क्लास में आपका पूरा चंद्रवंश कंप्लीट। जितने से प्रश्न आते हैं, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं है, सारा फैक्ट आपको दिमाग में बैठाना और इसी क्रम में बैठाना है। थोड़ा बहुत स्टोरी सी बनाओ, थोड़ा बहुत कहानी सी उसको याद रखो कि 7वां आक्रमण किया, हार गया, अल्मोड़ा भाग गया, फटे फटे कपड़े पहन के ऐसे बैठ गया, कहीं छिपके बैठ गया ताकि लोग पहचान ना पाए उसको। तब लोगों ने इसको बोला तो लकुली बिराली डरपोक, मतलब बैठ गया डर के मारे। ठीक है, तो फिर इसने पुनः युद्ध करने की सोची। पहले ही कॉन्फिडेंस के साथ आया कि भाई हम इस बार जीतेंगे, तो सारा पिरुल पिरुल से खूब सारे बड़े बड़े ऐसे जो कार्टून टाइप के बना के आ गया जलाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ युद्ध हुआ तो यहाँ से जलती रही वो क्रम से, तो वहां लोगों को पता चल गया हाँ भाई जीत हो गई, तो अल्मोड़ा में भी जला दी। अभी खतड़ुआ मनाते हैं, खतड़ुआ को हरा दिया। थोड़ा बहुत कहानी सी बनाओ तो याद हो जाएगा। ठीक है, दिलीप चंद कैसा था, इसकी क्षय रोग से मृत्यु हुई थी।
क्षय रोग से मृत्यु इसकी हुई थी, यानी कि टीबी से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्षय रोग से मृत्यु हुई थी दिलीप चंद की। दिलीप चंद के पश्चात आता है बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद जो कि राजा का पुत्र नहीं था। ठीक है, राजपुत्र नहीं था। बाज बहादुर चंद एक चारावाह का बेटा था। ठीक है, तो वो शासक बनता है 47वां, यानी कि अब हम देखेंगे 50वां शासक बाज बहादुर। ठीक है, 50वां देखते हैं आगे। इसको मिटा लेता हूं एक बार। देखो बाज बहादुर चंद थोड़ा ज्यादा टॉपिक है उसमें। ठीक है, तो अगली क्लास में उसको हम देखेंगे। क्लास नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे का उसने काम कर रखे हैं, बहुत सारा उसके समय का मैटर है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उसको चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग अपना होमवर्क देख लीजिए आज का। होमवर्क, आपका होमवर्क पहला चीज है आपका जून के प्रमुख दिवस। जून के प्रमुख दिवस। ठीक है, जून के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं। उसके अलावा देखो हिंदी कवि में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपने देखने हैं, प्लस माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी आपने देखने। देखो जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी आपने देखने हैं। इसके अलावा देखो पुराना आपने रिवीजन तो करना ही करना है। ठीक है, उत्तराखंड के व्यक्तित्व आपने आज फिर से देखने हैं। उत्तराखंड के व्यक्तित्व, देखो उत्तराखंड पे इतना जोर क्यों है मेरा, हिंदी पे इतना जोर क्यों है मेरा कि आप लोग हिंदी पढ़ो, पर्यायवाची शब्द पढ़ो, विलोम शब्द पढ़ो, तद्भव तत्सम उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजें पढ़ो। क्योंकि आपका जो हिंदी है वो 20 नंबर की है। ठीक है, और उत्तराखंड है वो कितने का है, 40। 60 नंबर तो आपके यही बनने। इस 60 में यदि आप 50 नंबर लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन दो सब्जेक्ट पर मेरा ज्यादा जोर है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आप इसको अच्छे से कवर करो। साथ ही देखो आपने रीजनिंग स्वयं से करनी है। ठीक है, रीजनिंग अभी इतना टाइम हो नहीं पाएगा क्योंकि 31 जनवरी तक का समय बिल्कुल नहीं है, और यदि 10 सवाल आते हैं तो 70 नंबर में आपको नंबर अच्छे खासे खींचने हैं। ठीक है, बाकी जीएस आपको मैं कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जिसमें भारत के प्रमुख संस्थान हैं, जो नृत्य वगैरह हैं, कुछ कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत तो ध्यान रखने हैं। भारत के जो पुरस्कार हैं, ठीक है, कब से कौन शुरू हुआ था, साथ ही करंट से जोड़ते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला कब मिला, लास्ट किसको मिला है। ठीक है, ऐसे ही पहला साहित्य अकादमी कब शुरू हुआ था, इस बार किसको मिला है। ठीक है, और सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ था, इस बार किसको मिला है। क्योंकि हो सकता है करंट का भी आपसे थोड़ा बहुत पूछ ले, तो करंट भी आपने थोड़ा बहुत तो तैयार करना ही करना है। यदि एक सवाल भी आता है, हालांकि यूके ट्रिपल एस करंट अफेयर्स बहुत कम पूछता है, लेकिन यदि एक सवाल भी आता है तो आपके लिए प्लस रहेगा। ठीक है, और साथ ही जो आपकी जो जिला दर्शन की क्लास है वो रात्रि को 9 बजे ही आपके लिए उपलब्ध रहेगी आज से। ठीक है, तो आज आप लोग रात्रि 9 बजे उसको देख सकते हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हैं आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे दिन देख लीजिए। ठीक है, तो हर किसी के साथ, मतलब हर किसी के लिए हमें देखना है तो उस हिसाब से 9 बजे ही मुझे लगता है कि उचित समय है। क्योंकि हर किसी को अलग अलग समय, कोई 9 बजे चाहेगा, कोई 10 बजे, तो 9 बजे मुझे लगता है कि उचित है। ठीक है, साथ ही एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपकी एक दिन की क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, परसों की। ठीक है, कल आपको क्लास मिलेगी तो हो सकता है परसों की डिस्टर्ब हो जाए, मुझे थोड़ा अर्जेंटली देहरादून जाना है। तो पहले प्रयास तो मैं यही करूंगा कि आपको क्लास उपलब्ध रहे। यदि नहीं हो पाएगी तो शनिवार के पश्चात रविवार को इस बार ऑफ नहीं रहेगा, रविवार को आपकी क्लास में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आपका होमवर्क में आपने ध्यान रखना है, जून के प्रमुख दिवस हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, पुराना रिवीजन आपने करना है, उत्तराखंड के व्यक्तित्व आपने देखने हैं, और साथ ही ठीक है मुहावरे वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। ये सिलेबस रखा है, इसी के अकॉर्डिंग देखो आपको मैं पूरा करवाता हूँ। ठीक है, तो सिलेबस उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रिंट करवाया होगा। इसके अलावा आपने देखो भारत का भूगोल में देखना है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व सहित, टाइगर रिजर्व सहित, ये आपका होमवर्क। मतलब कुछ कुछ ऐसे होंगे जो टाइगर रिजर्व भी होंगे साथ साथ में, तो उद्यान टाइगर रिजर्व सहित ज्यादा सभी नहीं देखने, मुश्किल से 30-35 जो आपको किताब में मिलेंगे महत्वपूर्ण वाले। ठीक है, यदि सभी देखोगे तो कम से कम 105-6 के आसपास होंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं देखने। आप खाली टाइगर रिजर्व भी देखते हैं इतना भी बहुत है। टाइगर रिजर्व देख लीजिए, 50-53 यही है। ठीक है, तो ये 53 ही राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे, ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें आपने कवर करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, सबसे
जो सबसे ज्यादा टाइगर किस में है, ठीक है, सबसे ज्यादा बाघों वाला जो टाइगर रिजर्व वो कौन सा है, और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, ये सारी चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, टाइगर रिजर्व ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको मैं आपको 2 दिन दूंगा, इसके लिए आपको 2 दिन पूरा मिलने वाला है। बाकी लास्ट में देखो मैं भी आपको करवाऊंगा इसको मैप के जरिए, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप मैप में इसको बेहतर समझ पाएंगे, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो मैप के जरिए आपको दर्रे, टाइगर रिजर्व, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ये सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में ही करवाऊंगा क्योंकि पहले उत्तराखंड जो हमारा इतिहास है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, और यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, हौसला बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तो मेरा मोटिवेशन भी आप लोग ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।